Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट कर रहे हैं देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए जो ये क्वेश्चन पेपर आपका है वो आपका 3 फरवरी का है, जो आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो सीरीज़ है वो आपकी ऑनलाइन एग्जाम की है, ठीक है। तो इसमें हम CDP पेपर 1 का ही मटेरियल कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? तो देखिए जो डेवलपमेंट है, जो पीरियड आपका होता है वो पीरियड आपका होता है सेंसिटिव पीरियड। कौन सा? संवेदनशील पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कौन से पीरियड के नाम से जाना जाता है? तो वो होता है आपका संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। तो सीखने में इस विभिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो देखिए जो व्यक्तियों में विकास है वो सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, या फिर हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा सिद्धांत लागू हो रखा है? तो वो है आपका कि अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास है वो अलग अलग गति से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए जो विकास है आपका वो किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर अनुवांशिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है, सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। तो देखिए जो आपका डेवलपमेंट है वो इन तीनों ही फैक्टर्स में आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देने चाहिए? देखिए आपसे पूछ रहे हैं सीरिएशन कब आता है बच्चे के अंदर, तो मैंने आपको बताया है CCS। देखिए क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, ये कौन से स्टेज में आपका आता है? तो ये आपका आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। किस में आता है? आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? तो देखिए जो आपका एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है तो वो आपका किस चीज़ का पार्ट होते हैं? तो वो होते हैं आपके संतुलन का, इक्विलिब्रेशन। किसका होता है? आपका इक्विलिब्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। तो यह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व आपका करता है? तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? सिर्फ अपने ही अनुभवों को, ठीक है, देख रहा है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में वो असफल हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी आपकी आ जाएगी? तो वो आ जाएगा आपका आत्म केंद्रियता। क्या है आपका? ईगो सेंट्रिसिज्म, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म। तो आपका आत्म केंद्रियता यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि वो सिर्फ अपने ही पॉइंट को, अपने ही एक्सपीरियंसेस को देख रहा है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। देखिए जो बच्चा है वो कौन सी उसमें है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में है, स्टेज में है, ठीक है। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपका कैसा होगा? कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। कानून और नियमों का पालन दंड से बचने के लिए ही करना चाहिए। तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत है, सिर्फ दंड से बचने के लिए हम कानून को मानेंगे। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। देखिए सिर्फ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उस चीज़ के लिए हम कानून और नियमों को माने, ये भी आपका गलत होगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली जो है वो सुगम बनी रहे। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की। देखिए लेव वाइगोत्स्की के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया है। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो कौन सा आपका सिद्धांत देते हैं, तो वो उन्होंने दिया है आपका सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सी आपकी सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। देखिए वो क्या कर रहा है, प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है, तो विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए, गलत है। ठीक है, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु क्या देने चाहिए, उनको हिंट देने चाहिए जिससे वो अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस और केंद्रित होना चाहिए, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना रट्टाफिकेशन करें, मेमोराइजेशन करें, बिल्कुल गलत है। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए सक्रिय कंस्ट्रक्ट करना है नॉलेज को, ठीक है, विद एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में से निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन सी शामिल नहीं है, तो देखिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपकी होती है। ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस जो स्थानिक बुद्धि होती है वो भी आपकी होती है। ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो आपकी भाषाई बुद्धि होती है वो भी आपकी होती है, लेकिन उन्होंने पूछा कि कौन सी नहीं होती, तो जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपकी नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता को किस प्रकार निपटना चाहिए। देखिए जो जेंडर स्टीरियोटाइप है बच्चे के अंदर, ठीक है, उन चीज़ों से कैसे बचेंगे। ठीक है, तो अध्यापक को ऐसा क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। तो देखिए ऐसे ही हमें उदाहरण प्रस्तुत करते रहने चाहिए जो क्या करें, आपके रियल लाइफ काउंटर, जहाँ पर भी रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे, पेडागॉजी में वो चीज़ आपकी बहुत बेस्ट आपका ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, तो क्या करें, जो आपके स्टीरियोटाइप को चुनौती दें। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या यूज़ करने चाहिए, वहाँ पर टूल्स यूज़ करने चाहिए, उदाहरण यूज़ करने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में देखिए जो मल्टी कल्चरल क्लासरूम है उसमें अध्यापिका को क्या करना चाहिए, केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता दें। देखिए केवल जहाँ पर आ जाए वो नेगेटिव वर्ड होता है। केवल सुविधा वंचित समूहों को, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। देखिए जहाँ पर भी आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या दी जाए, वैल्यू दी जाती है। ठीक है, वो चीज़ आपकी क्या होती है, वो आपकी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, पेडागॉजी में तो देखिए विद्यार्थियों के जहाँ पर भी रियल लाइफ से आपके जोड़ रहे हैं चीज़ों को, है ना, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वो व्यक्ति विभिन्नताओं को सम्मान कर रहे हैं उनका क्लास में। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापकों को क्या करना चाहिए कि उनकी जो व्यक्ति विभिन्नताएं हैं, देखिए उनके जो डिफरेंट कल्चर हैं, कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है। ठीक है, उसको क्या करें, उनको सम्मान करें। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है। देखिए जब आपका जो आकलन है वो कब हो रहा है, पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब आपका किया जा रहा है। तो देखिए जब भी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आपका आकलन किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाया जाता है, वो आपका होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या होता है आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो वो आपकी होती है इंक्लूसिव
एजुकेशन। कौन सी होती है आपकी? इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, समावेशी शिक्षा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, उन्हें अलग बैठाएं या फिर उनको अनदेखा करें। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स तो आपके बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, सारा लिखित काम ही दें, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन को, आपकी जो भी आपके शारीरिक जो आपका बैलेंस है, ठीक है, आपकी शारीरिक निपुणता है, उसको क्या करती है? प्रभावित करती है। तो वो आपकी होती है डिस्प्रैक्सिया। क्या होती है आपकी? गति समन्वय वैकल्य। क्या होता है आपका? गति समन्वय वैकल्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपकी देखिए डिस्लेक्सिया होती है वो आपके पठन विकार होता है। डिस्कैलकुलिया आपका जो मैथ्स में आपकी गणित काउंटिंग वगैरह में जो आपका विकार होता है, ठीक है, वो आपका होता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्वलीनता जो ऑटिज्म आपका होता है, से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण के होने की संभावना रहती है? तो देखिए जो आपके ऑटिज्म स्वलीनता वाले जो बच्चे आपके होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सा विशेष गुण आपका पाया जाता है, ठीक है, कौन सा विशिष्ट गुण होने की आपकी संभावना उसमें होती है? तो वो आपका जो सबसे ज़्यादा मेन होता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन डिफिकल्टी। जो स्वलीनता वाले बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम, डिफिकल्टी फेस करते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण में कठिनाई जो आपकी होगी वो आपकी ऑटिज्म से रिलेटेड होती है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? तो देखिए कौन सी आपकी नहीं है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल या फिर नवाचारी अनूठे विचार। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी नहीं है, नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो वो होती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी होगी यहाँ पर जो क्रिएटिव बच्चे के, जो आपकी सृजनात्मक बच्चे की जो पहचान होती है उसमें विशेष नहीं होती, क्योंकि देखिए जो स्ट्रॉन्ग सेंस होते हैं क्यूरियोसिटी की वो आपका होता है। हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो बच्चे के अंदर पाई जाती है, ठीक है। नवाचारी अनूठे विचार, जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं वो बच्चे के अंदर होता है। लेकिन जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्या होती है कि जब आपका हर जो आपसे 1 वर्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिनका एक ही आंसर हो, आपको माइंड उसमें लगाना ही नहीं है, यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है, तो वो आपकी क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपकी सबसे कम क्या हो जाएगा? आपकी अभिसारी सोच, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी होती है वो क्या सुझाती है? तो वो आपकी होती है, वो फोकस करती है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्या करती है आपकी? क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करती है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग पे आपको क्या करती है? फोकस करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? तो देखिए किस प्रकार हम संबोधित करेंगे? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। देखिए बाधा नहीं बनानी है, नकारात्मक पुनर्बलन दे के ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी हों, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आपका एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापिका को किस चीज़ के रूप में तथा शिक्षार्थियों को किस चीज़ के रूप में अपेक्षित करती है? तो देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है वो अध्यापकों को कैसे लेती है? एज अ फैसिलिटेटर। कैसे होने चाहिए? फैसिलिटेटर होने चाहिए, ठीक है। और जो शिक्षार्थी होने चाहिए वो क्या होंगे? वो कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी नॉलेज को विद एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को किस प्रवृत्ति
में दर्शाता है। तो देखिए जो बच्चा है वो यहाँ पर कौन सी स्टेज में आपका है कि वो हर चीज़ को बदलने के लिए ईडी शब्द का यूज़ करता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ जो आपका है वो हो जाएगा आपका ओवर रेगुलाइज। क्या हो जाएगा आपका ओवर रेगुलाइज, अति नियमित। देखिए बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए कम उत्तर आंकने के लिए नहीं होगा, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना आपको, ठीक है। बाइलिंगुअल द्विभाषिक यहाँ पर कोई यूज़ नहीं हो रहा है इस चीज़ का। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका अति नियमित। जो ओवर रेगुलाइज है बच्चा वो कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसको एक रूल बता दिया, वो हर चीज़ में वही रूल आपका अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी होती है, ठीक है, एज अ टेक्निक कैन बी यूज टू डेवलप डैश इन चिल्ड्रन। देखिए बच्चे में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो किस चीज़ के लिए आपके डेवलप होती है, तो वो आपका यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर 3 डाइवर्जेंट थिंकिंग को किस चीज़ को करती है। देखिए फंक्शनल फिक्सनेस यहाँ पर नहीं होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी क्या होती है कि जब आपका कोई भी आपका आंसर जो होता है वो वन वर्ड होता है, आपका कहीं पर भी आपको क्रिएटिव थिंकिंग नहीं लगानी है, ठीक है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो आपकी क्या करती है, क्रिएटिव माइंड जो आपका होता है, ठीक है। तो वो क्रिएटिव माइंड आपका कब होता है, जब आपके क्या होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, ठीक है। तो आप सारी सोच जो होता है उसको डेवलप करती है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी होती है वो अब सारी सोच को आपका डेवलप करती है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। देखिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसमें जो बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो क्या आपकी होनी चाहिए, तो वो होती है देखिए सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं देने आपको बच्चे को, सभी बच्चों सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना गलत हो जाएगा, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका मेथड है उसका फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, तो देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसका फर्स्ट स्टेप होता है आपका समस्या की पहचान करना। क्या होता है आपका, समस्या की पहचान करना, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, तो देखिए व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को, देखिए अंकों के लिए कंपटीशन नहीं करना बच्चों के अंदर, प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें, बिल्कुल भी नहीं। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड, देखिए कठोर मानदंड आपको बच्चे को नहीं देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उनकी दशा में काम करने में उनका समर्थन करें, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है। किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिककरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, हाँ सही है। देखिए जब बच्चे जो है वो प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है, उसी बीच आप विचारों का मौखिककरण करेंगे तो वो समस्या समाधान में क्या करेगा, आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपके दोनों के दोनों ही सही हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर ए और आपके दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या यहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। देखिए नहीं देता है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन या फिर चर्चाएं। तो देखिए यहाँ पर जो है जो आपका सबसे कम योगदान देता है तो वो है आपका माल न्यूट्रिशन, जो आपका कुपोषण है, ठीक है, वो आपका सबसे कम सकारात्मक रूप से योगदान देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए आज का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो है आपका 4 फरवरी का, ठीक है। इसमें हम कवर करने वाले हैं आपका CDP पेपर 1 के जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन नहीं है। तो देखिए बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, देखिए डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, बिल्कुल ठीक है। अनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारक है। तो देखिए अनुवांशिकता जो है वो सिर्फ एक
मात्र जो है आपका ओनली कॉज, ठीक है, तो एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है, तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर विकास जो है वो निरंतर होता है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर नहीं कारक आपसे पूछ रहे थे, ठीक है, तो नहीं आपका कौन सा हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो देखिए कौन से क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो अध्ययन किया जाता है, तो वो होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन से? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए अभिकथन ए आपका क्या कह रहा है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। देखिए केवल यहाँ पर आप आ गया तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, नेगेटिव वर्ड माना जाता है केवल पेडागोजी में, ठीक है। कारण आपका क्या बोल रहा है, बच्चों का सामाजिकरण जो होता है वो सरल और रेखीय प्रक्रिया होती है। देखिए सामाजिकरण जो बच्चे का होता है वो केवल रेखीय और सरल नहीं होता, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ए और आर आपके दोनों ही क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? तो देखिए वो जो आपकी स्टेज होती है वो होती है आपकी इक्विलिब्रेशन। क्या होती है आपकी? संतुलन। कौन सी स्टेज होती है आपकी? संतुलन, जिसमें बच्चा क्या करता है, जिस अवस्था में समाधान को पाने के लिए, ठीक है, निरंतर खोज करने में लगा रहता है, तो वो होती है आपकी संतुलन की प्रक्रिया, ठीक है, इक्विलिब्रेशन। जो इक्विलिब्रेशन होता है, ठीक है, इसके 2 पॉइंट्स आपके होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट अवस्था है? देखिए जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है वो कौन सी अवस्था का कैरेक्टरिस्टिक है आपका, ठीक है। तो जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। जो जीन पियाजे की जो स्टेजेस दी हुई हैं उसमें जो फोर्थ स्टेज आपकी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसका ही ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? देखिए किस स्टेज में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शन से इंटरनेशनल एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए वो स्टेज आपकी होती है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी स्टेज आपकी होती है, तो वो होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, हेन्स जो है वो द्विविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेन्स को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि इसे उसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? तो देखिए वो स्टेज आपकी कौन सी हो जाती है, तो वो स्टेज आपकी हो जाती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव स्टेज। कौन सी हो जाती है आपकी? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, ठीक है। देखिए जो पनिशमेंट होता है यहाँ पर बच्चे क्या करता है, पनिशमेंट से बचने के लिए जो आपकी स्टेज होती है, ठीक है, पनिशमेंट से सजा से बचने के लिए आज्ञा पालन की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं हम पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। गुड बॉय और गुड गर्ल जो ओरिएंटेशन आपकी होती है, तो देखिए गुड बॉय गुड गर्ल में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, अच्छे व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए क्या करते हैं, ये वाली स्टेज आती है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, तो देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आपकी होती है ये क्या होती है आपकी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की जो आपकी स्टेज होती है ये वो स्टेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की किस तरह का सिद्धांत माना गया है? देखिए जो लेव वाइगोत्स्की है उनका जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी होती है, तो वो होती है आपकी सोशियो कल्चर थ्योरी। कौन सी होती है आपकी? सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की है वो सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस चीज़ पर करते हैं, तो वो होती है आपकी इसमें लैंग्वेज। क्या आ जाएगा आपका? लैंग्वेज। देखिए जो लेव वाइगोत्स्की है वो क्या बोलते हैं आपका? लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है उनका? कल्चर टूल। क्या होता है आपका? कल्चर टूल्स जो होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज होती है आपकी, सोशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, कोलोबरेटिव लर्निंग आपकी जो होती है, ठीक है, ये सब आपके क्या आ जाते हैं, ये आप लेव वाइगोत्स्की किस चीज़ पर आपके ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। देखिए शिक्षा को बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रिक बनाने के लिए तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से, देखिए कंठस्थ स्मरण जहाँ आ जाएगा तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, या फिर लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या बदलाव ज़रूरी हैं। तो देखिए क्या बदलाव आपके होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट आर रिक्वायर्ड टू मेक एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक। देखिए शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी हैं। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का अगर हम देखें, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, असेसमेंट की तरफ जाना है हमें, गलत है। देखिए खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, एक तो हम खोजी अधिगम कर रहे हैं फिर हम लेक्चर विधि की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम हमें बच्चों का नहीं रखना है, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा बचता है, तो वो बचता है आपका सेकंड, कंठस्थ स्मरण से क्या होगा आपका, क्रिया आधारित। देखिए जहाँ पर भी आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, हमें कहाँ से कहाँ लेके जाना है बच्चे को, अधिगम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए हॉवर्ड गार्डनर के, जो हॉवर्ड गार्डनर हैं के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, देखिए जो हॉवर्ड गार्डनर है उनके अनुसार बुद्धि का क्या विचार है। तो देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है, गलत है। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यावहारिक, ये भी आपका गलत है। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर पर निहित रहता है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हर व्यक्ति क्या करता है, अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर पर रहता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए अभिकथन रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है, अभिकथन ए आपका क्या कह रहा है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, जो निजी वाक होता है वो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसको क्या करता है, सुसाधित करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए दोनों के दोनों ही आपकी क्या हैं, सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर गतिविधि संबंधी रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती हैं। देखिए जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको कैसे प्रभावहीन बना सकती हैं, यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। देखिए यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, तो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप को आप प्रभावहीन नहीं बना सकते। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिलें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़की को ही सहायता देना चाहिए। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य और पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। देखिए यहाँ आपका बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या है आपकी इक्वलिटी दी जा रही है जेंडर को। ठीक है, कि उनको सभी जेंडरों को क्या है, संगीत, नृत्य, पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। देखिए विषय वस्तु का कंठस्थीकरण हमें नहीं करना, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु निष्क्रिय नहीं करना, हमें सक्रिय अनुसरण करना होता है। ठीक है, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु या फिर किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, केवल 3rd और 4th ही आपके यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, दोनों के दोनों आपके क्या हैं, गलत हो जाएंगे, 1st और 2nd। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। देखिए जो आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होती है, जो आपका संरचनावादी कक्षा रूम होता है, ठीक है, उसमें जो अध्यापिका है वो किस चीज़ पर आपका जोर देती है, रचनात्मक मूल्यांकन पर, मानकीकृत, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस मूल्यांकन ये भी आपको नहीं रखना है, या फिर योगात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मेटिव
असेसमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। जो समावेशी शिक्षा है वो आपका किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है, निष्कासन पर फोकस करती है, तो वो है आपका भेदभाव। किस चीज़ पर, भेदभाव पर। देखिए निष्कासन पर पूछ रही है, ठीक है, तो वो हो गया आपका भेदभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए ऐसी स्थिति में जो अध्यापिका है उसको क्या करना चाहिए, अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के कमोत्तर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। देखिए कमोत्तर अपेक्षाएं उनसे नहीं बनाए रखनी है, तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना, प्रबल समूह से संबंधित विद्यार्थियों के अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, अलगाव को आपको बढ़ावा नहीं देना है, अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवादी भय पैदा करना। भय हमें पैदा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारी कक्षा हमारे विद्यालय का इस्तेमाल करना। और सारे जो आपके पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके गलत हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए सफल समावेशन के लिए क्या करना चाहिए, आपका अवधारण की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए दृष्टिबाधित है उसके लिए हम चित्रों का प्रयोग करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर दिखा जाए रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। देखिए वीडियो हमें नहीं दिखाना क्योंकि वो क्या है, दृष्टिबाधित व्यक्ति है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, ध्यान भाव व अति क्रियाशील विकार जो आपका ADHD होता है, ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापिका को या अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या करना चाहिए, परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, या फिर गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कराना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए पठन वैकल्य जो आपका डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया के सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। तो देखिए जो पठन वैकल्य है आपका वो आपका किस चीज़ में करता है, तो वो है आपका लिखित विषय सामग्री के बोध में। किसमें, आपका पढ़ने लिखने में विकार जो होता है आपका वही तो पठन वैकल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापिका को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए किस तरीके की जो क्या है आपका लर्निंग है, ठीक है, कैसी पेडागोजीज को अडॉप्ट करना चाहिए टीचर को। तो आपकी कैसी होनी चाहिए, देखिए एग्जाम सेटिंग सिर्फ केवल परीक्षा केंद्रित आपकी नहीं होनी चाहिए, मानकीकृत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कल्चरली रिलीवेंट आपकी होनी चाहिए, तो ये कल्चरली रिलीवेंट आपकी, या फिर व्यवहारवादी बिहेवियरिस्टिक आपकी होनी चाहिए। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए आपका क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कल्चरली रिलीवेंट आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है। तो देखिए कौन से तरीकों पर बल देती है, अनुभवनात्मक अधिगम, ठीक है, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, या फिर करके सीखना। तो देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आपका किस चीज़ पर फोकस करती है, तो वो आपके इन सभी अधिगमों पर फोकस करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए कौन सा तरीका है जो यहाँ पर इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। देखिए
विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देकर, विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन समुन्नत करके, या फिर जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो देखिए ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर क्या है आपका, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन समुन्नत करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित करना चाहिए। कौन से इस्तेमाल को हतोत्साहित यहाँ पर करना चाहिए? तो देखिए कलन विधि, अनुक्रिया समुच्चय, अन्वेषण या फिर समस्या अनुमान। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, हतोत्साहित करने के लिए पूछ रहे हैं तो वो है आपका अनुक्रिया समुच्चय। क्या हो जाएगी आपकी, रेस्पॉन्स सेट। ठीक है, देखिए जो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स आपके होते हैं उनको डिस्करेज करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, रेस्पोनेंट सेट का, जबकि एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक और एनालॉजीज जो है वो आपकी क्या होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए उसका उत्तर किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, उसकी निम्न अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी, या फिर उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रही है वो, नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं, तो वो क्या है, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? देखिए भाग नहीं है आपसे पूछ रहे हैं, योजना, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन या फिर निष्क्रिय अनुकरण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या है, निष्क्रिय अनुकरण। कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए भावनाओं और संज्ञान के बारे में इमोशन और कॉग्निशन, देखिए क्या इमोशन और कॉग्निशन रिलेटेड नहीं होते? गलत है, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। देखिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मूड। देखिए जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है वो आपके मूड से क्या होती हैं, इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापिका को क्या समुन्नत करना चाहिए? देखिए क्या प्रमोट आपका करना चाहिए? तो मास्टरी ओरिएंटेड गोल प्रमोट करने चाहिए, एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, लर्न हेल्पलेसनेस या फिर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। देखिए कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड आपको नहीं प्रमोट करना है। ठीक है, उसके बाद लर्न हेल्पलेसनेस ये भी आपको प्रमोट नहीं करना है। असहायता का सीखा हुआ भाव, योग्यता का सतत्व या अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य, ये भी आपको प्रमोट नहीं करना। तो यहाँ पर है आपका मास्टरी ओरिएंटेड गोल। मास्टरी ओरिएंटेड गोल आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रमोट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? देखिए बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है, तो वो कौन सा कारक है आपका जो बाधा उत्पन्न करता है? तो देखिए लचीली समय सारणी, कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी, कठोर पाठ्यचर्या या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो देखिए कौन सा बाधा उत्पन्न करता है, तो वो है आपका कठोर पाठ्यचर्या, रिजिड करिकुलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अभिकथन ए है, किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। बिल्कुल सही है। देखिए रियल लाइफ से अगर हम जोड़ेंगे तो वो आपका क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। क्या अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से प्रभावशाली होता है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही 3 है, बिल्कुल 3 ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बिल्कुल सही है कि ए तो आपका अभिकथन ए तो सही है, लेकिन आर क्या है आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का आपका जो पेपर है कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसी ही मेरी और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।